नमस्ते, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार, स्वर्गीय अन्नासाहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी विशेष पेपर क्रमांक 1 के काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे काव्य के हेतु। काव्य का मतलब है गद्य और पद्य और हेतु का मतलब है कारण और साधन। इसी आधार पर काव्य हेतु की दो परिभाषाएं बनाई गई है। प्रथम परिभाषा है काव्य की उत्पत्ति के जो कारण होते हैं उसे काव्य हेतु कहते हैं। दूसरी परिभाषा है काव्य की निर्मिति के जो साधन होते हैं उसे काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य हेतुओं पर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। उनके मतों में विषमता के साथ समानता दिखाई देती है। भारतीय आचार्य मम्मट ने सभी विद्वानों के मतों को सम्मिलित करके 4 काव्य हेतु बताए हैं। तो प्रथम काव्य हेतु है प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब है बुद्धि, प्रज्ञा और बौद्धिक दिव्य शक्ति। प्रतिभा का सामान्य अर्थ है बौद्धिक दिव्य शक्ति। उसे प्रज्ञा भी कहा जाता है। नई रचना को प्रेरणा देने वाली जो शक्ति होती है उसे प्रतिभा कहते हैं। जैसे संस्कृत में कहा गया है कि अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा आचार्य कुंतक ने अनोखी दिव्य कवित्व शक्ति को प्रतिभा कहा है। कवि के हृदय में शब्दगत चमत्कार उत्पन्न करने वाली जो शक्ति होती है उसे प्रतिभा कहते हैं। प्रत्येक कवि में प्रतिभा का होना आवश्यक है, क्योंकि काव्य की सच्ची उद्भावना प्रतिभा के माध्यम से होती है और कवित्व का मुख्य कारण ही प्रतिभा है। जैसे संस्कृत में कहा गया है कवित्व बीज प्रतिभा नम। इसका मतलब है प्रतिभा के बिना काव्य निष्पन्न नहीं होता। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इन कवियों ने अलग अलग काव्य की निर्मिति की है। उनको जो प्रतिभा प्राप्त थी वह जन्मजात प्रतिभा प्राप्त थी। आचार्य हेमचंद्र ने अपने मत की पुष्टि की है कि प्राय लोग कहते हैं कि प्रतिभा परिश्रम से प्राप्त होती है और कुछ लोगों की धारणा है कि प्रतिभा जन्म सिद्ध होती है। इस प्रकार प्रतिभा ईश्वर दत्त भी होती है और साथ ही साथ वह प्रयत्न साध्य भी होती है। प्रतिभा शक्ति बहुत दुर्लभ है। जैसे मनुष्य योनि में जन्म लेना दुर्लभ है, वैसे प्रतिभा को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। आचार्य माइम भट्ट ने प्रतिभा को शिव का तृतीय नेत्र कहा है। जैसे शिव के तृतीय नेत्र के माध्यम से चराचर सृष्टि की जानकारी होती है, तृतीय नेत्र खुलने के बाद उसी तरह प्रतिभा के माध्यम से सभी कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रतिभा काव्य हेतु सचमुच श्रेष्ठ है। इसलिए सामान्य व्यक्ति और महाकवि में अंतर दिखाई देता है। कवि लोग महाकाव्य की रचना करते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति प्रतिभा न होने के कारण मामूली कविता भी लिख नहीं सकते। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अत्यंत कठिन भाषा में दोहों की निर्मिति की है। लेकिन हम लोग सामान्य कविता भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वह प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा की जो आवश्यकता है वह प्रत्येक क्षेत्र में महसूस होती है। उदाहरणार्थ कला, ज्ञान, विज्ञान सभी क्षेत्रों में प्रतिभा की महत्ता महत्वपूर्ण है।
प्रतिभा के भेद या प्रकार। तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं। प्रथम प्रकार है कारायत्री प्रतिभा। कारायत्री प्रतिभा का मतलब है कि इस प्रतिभा से काव्य का सृजन यानी काव्य का निर्माण होता है। और दूसरा प्रकार है भावायत्री प्रतिभा। इसके माध्यम से काव्यानंद का उपभोग लिया जाता है। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के फिर से दो भेद बताए हैं। प्रथम प्रकार है सहजा प्रतिभा। यह प्रतिभा जन्मजात, नैसर्गिक और पूर्व जन्मों के संस्कारों से सहज प्राप्त होती है। इसका मतलब यह जो प्रतिभा है यह जन्मजात होती है। और दूसरा प्रकार है उत्पाद्य प्रतिभा। यह प्रतिभा प्रयत्न साध्य होती है। प्रयत्न साध्य इसका मतलब है परिश्रम करने के बाद यह प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे शास्त्र ज्ञान, लोक अनुभव, सत्संग या विद्वत संगति के माध्यम से उत्पाद्य यह प्रतिभा प्राप्त होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है उत्पत्ति। यह काव्य हेतु का दूसरा प्रकार है। तो उत्पत्ति का अर्थ है निपुणता। इसके लिए अलग अलग नाम है, विद्वत्ता, पांडित्य, प्रगाढ़, ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फिर से बहुज्ञता, बहुश्रुतता यह शब्द प्रयोग भी किया जाता है। काव्य में निपुणता दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक लोक निरीक्षण से, दो काव्यशास्त्र के अध्ययन से। काव्यशास्त्र के अंतर्गत साहित्य शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ 64 कलाएं, 4 पुरुषार्थ और विविध प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक इन सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद कला, ज्ञान, विज्ञान सभी शाखाओं में कवि को पारंगत होना चाहिए। कुछ आचार्यों का ख्याल है कि विद्वत्ता या पांडित्य केवल चमत्कार पूर्ण काव्य लिखा जाता है, परंतु अधिक पांडित्य से काव्य का भाव पक्ष कमजोर बना रहता है। कवि में विद्वत्ता, सदृदयता और संवेदनशीलता आवश्यक है। प्रत्येक कवि को पंडित ही नहीं तो सदृदय, सहानुभूति संपन्न होना चाहिए। जैसे संत कवि तुलसीदास में यह दोनों विशेषताएं दिखाई देती हैं और उन्होंने पांडित्य के प्रभाव से चमत्कार पूर्ण काव्य लिखा है, लेकिन वह संवेदनशील और सदृदय होने के कारण उनका काव्य का भाव पक्ष जो है वह बहुत अच्छा है। लेकिन केशवदास नाम के जो कवि हैं उनके काव्य में सदृदयता और संवेदनशीलता न होने के कारण उनके काव्य का जो भाव पक्ष है वह कमजोर माना जाता है। इसलिए हिंदी साहित्य में केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। अभ्यास यह काव्य हेतु का तीसरा प्रकार है। किसी चीज को बार बार करते रहना ही अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ है पुनरावृत्ति, व्यासंग, चिंतन, मनन, पठन, रियाज आदि क्रियाएं अभ्यास के अंतर्गत आती है। जैसे प्राचीन काल में धनुष्य बाण का अध्ययन करने वाले श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। काव्य रचना के लिए अभ्यास की जरूरत है। जैसे एकलव्य ने धनुष्य बाण का बार बार अध्ययन करने के कारण वह एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बने, वैसे आचार्य मम्मट ने शिष्य को अभ्यास का आदेश दिया है। सतत अभ्यास से सुकवि की रचना प्रगाढ़ होती है। यदि अभ्यास की कमी हो तो कवि की आरंभिक रचनाएं श्रेष्ठ नहीं होती। कवि का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी रचना में गंभीरता, सुश्रुतता आती है। श्रेष्ठ रचना के लिए
प्रगाढ़ अभ्यास से काव्य के वचन रमणीय बन जाते हैं और श्रेष्ठ रचना के लिए इसका मतलब प्रगाढ़ अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास के कारण कवि के वचन रमणीय बन जाते हैं। अभ्यास से ही काव्य का बाह्यांग आकर्षक, निर्दोष और मोहक बनता है। अभ्यास के द्वारा कलात्मक सजावट, मधुर सरस छंद योजना, रमणीय अलंकार का प्रयोग, प्रभावशाली शब्द और पद रचना तथा दोषरहित कविता की निर्मित होती है। किसी विद्वान ने कहा है कि अभ्यास पर ही प्रतिभा और उत्पत्ति की पूर्ण सफलता निर्भर करती है। इस तरह अभ्यास यह प्रतिभा और उत्पत्ति से श्रेष्ठ है। आचार्य दंडी ने काव्य निर्मिति के लिए अभ्यास को मुख्य कारण माना है। पंडित जगन्नाथ ने अभ्यास को प्रतिभा का सहायक तत्व माना था। इसके बाद हम अगला प्रकार पढ़ेंगे काव्य शिक्षा। काव्य शिक्षा यह काव्य हेतु का चौथा प्रकार है। यह गौण अप्रधान काव्य हेतु है। ऊपर लिखित प्रधान काव्य हेतुओं के अलावा कुछ एक गौण काव्य हेतु माने गए हैं। वे भी काव्य निर्मिति में सहयोग देते हैं। उदाहरणार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एकांतवास, एकाग्रता, विद्वत संगति, जीवट, चिकाटी, इसके माध्यम से यह गौण काव्य हेतु प्राप्त होता है। इस तरह काव्य हेतु के मुख्य 3 प्रकार है और यह चौथा एक गौण प्रकार है। इन सभी प्रकारों का आज हमने अध्ययन किया। इसके बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर सवाल पूछ सकते हैं।